हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सूरज और आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं एलसीडी डिस्प्ले के बारे में। अभी अपनी लास्ट वीडियोज में अपन ने बहुत सारे सेंसर्स की बात कर ली जिससे अपने डेटा को इनपुट ले सकते हैं। लेकिन कभी क्या हो कि अभी कभी अपने को कोई मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना हो यूजर को, तब हमारे काम में कई सारे आउटपुट डिवाइसेज भी आते हैं। उस उन्हीं आउटपुट डिवाइसेज में से एक ये डिवाइस है 16:2 एलसीडी डिस्प्ले। अब ये आपने बहुत सारी जगह देखी होगी। ये ऐसे आउटपुट दिखाने का काम करती है जिसमें आप जो भी मैसेज दिखाना चाहो 2 लाइन्स के अंदर आप दिखा सकते हो। ये आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी मीटर और वाटर मीटर और ऐसे बहुत सारे, या आपके घर पे अगर आपने इन्वर्टर लगा रखा है वहाँ पे भी उसमें भी लगी हुई देखी होगी। तो ये इसका इतना पॉपुलर होने का रीज़न क्योंकि ये बड़ी चीप होती है कि आप मतलब विदिन 100 रुपीज़ के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो और इसकी प्रोग्रामिंग भी बड़ी ईजी हो जाती है। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे। अब इसमें 16:2 लिखा क्यों? अपन ने 16:2 एलसीडी डिस्प्ले, इसका क्या मीनिंग है? तो इसके अंदर क्या होता है कि 16:2 2 रोज और 16 कॉलम्स। इसका मीनिंग ये है कि आप कैरेक्टर्स दिखा सकते हो कितने, एक रो के अंदर 16 और टोटल 2 रोज, मतलब टोटल 32 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर दिखा सकते हो। आप इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप इसके अंदर कस्टम कैरेक्टर भी दिखा सकते हो। कस्टम कैरेक्टर क्या होते हैं वो अभी अपने बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और कोई एनिमेशंस वगैरह दिखाने हो तो वो भी दिखा सकते हो। तो नेक्स्ट अपने हैं एलसीडी पिन कॉन्फ़िगरेशंस। इस एलसीडी के ऊपर हमारी 16 पिन्स हैं टोटल। लेकिन इन 16 पिन्स को देख के अपने को घबराना नहीं है कि ये सारी हमें याद रखनी पड़ेंगी कि क्या क्या काम होती है ना। जीपीआई जीरो ने हमारी लाइफ को काफ़ी इजी कर दिया है, जैसे हमने पहले भी देखा है नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि कभी हम लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हमें अगर कोई कस्टम ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा इस एलसीडी के अंदर मुझे ये करवाना है, तो हमें पता हो कि हम किस हिसाब से करवा सकते हैं। तो पहली पिन VSS, इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है अपने रास्पबेरी पाई या आर्डिनो के साथ, ग्राउंड के साथ। तो ये ग्राउंड पिन। नेक्स्ट है VCC, ये इसको पावर देने का काम करती है एलसीडी को। तो ये +5 वोल्ट वाली हमारी पिन के अंदर कनेक्ट होगी। नेक्स्ट आती है हमारी VEE, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट। कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपकी कितना डार्क दिखेगी कोई भी फॉन्ट, उसको अपने कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो अगर हम इसके अंदर 0 पास करेंगे या मतलब ग्राउंड के अंदर लगा देंगे ना इस पिन को, तो हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट रहेगा। अगर आप इसके अंदर वोल्टेज दोगे, जैसे 5 वोल्टेज तक दे सकते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्ट्रास्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपका ऊपर है कि आप कितना कॉन्ट्रास्ट, कितनी डार्क फॉन्ट दिखाना चाहते हो। इसके बाद आता है RS, रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं कि इसके अंदर हम दो वैल्यू दे सकते हैं। पहले तो RS के अंदर 0 या 1। अब ये कहता क्या है कि जैसे अपने क्लास में पढ़ रहे होते हैं और बोर्ड पे आपके टीचर्स ने कुछ लिखा, वो लिखने का काम एक हुआ, फिर इरेज किया कि इरेज कर दिया उसको, वो हम कहेंगे कि एक कमांड हुई। जो लिखा वो डेटा और जो इरेज किया उसको वो कमांड। इसी तरीके से इस एलसीडी के ऊपर भी हमारी ये D0 से लेके जो D7 तक है ना, इसमें हम या तो डेटा भेजेंगे या कोई कमांड भेजेंगे। कि कमांड का मीन्स क्या होगा कि भाई एलसीडी स्क्रीन क्लियर कर दो, या फिर कर्सर को 4th पोजीशन पे लेके चले जाओ। तो अब इसको कैसे, एलसीडी को कैसे पता चलेगा कि ये इनमें D0 से लेके D7 तक डेटा आ रहा है या कमांड आ रही है? वो इस पिन से। अगर इसमें हमने 0 पास किया है तो ये मानेगा कि ये कमांड है, उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, ये जो कमांड मानेगा। RS में अगर 1 भेजा है तो वो उसको डेटा मानेगा और वो जो भी आपने भेजा है यहाँ पे दिखाने का काम करेगा एलसीडी के ऊपर। अब अगली है हमारी RW पिन या रीड राइट पिन। अब इसके अंदर भी हम हाई या लो, मतलब 0 या 1 पास कर सकते हैं। अब 0 करने का मतलब होगा हमारा कि हम एलसीडी के ऊपर डेटा को राइट कर रहे हैं, मतलब उस पर कुछ दिखाना चाह रहे हैं। और अगर हम RW1 की RW वाली पिन के अंदर हमने ये वाली पिन, इस वाली पिन के अंदर अगर हमने 1 भेज दिया तो मीन्स हम एलसीडी से डेटा रीड करना चाह रहे हैं कि मीन्स कि वहां पे क्या डिस्प्ले हो रहा है या कर्सर कहाँ पे है। हम उससे पूछ भी सकते हैं एलसीडी से। तो ये डिपेंड करेगा आपके RW वाले
फ्लैग के ऊपर कि आप इसमें 0 भेजते हो तो राइट कर रहे हो, 1 भेजते हो तो उसी एलसीडी से आप पूछ रहे हो कुछ ना कुछ। अब अगला आता है हमारा अनेबल पिन। आपने इस पिन पे ई पे 0 कर दिया ना, मतलब लोड भेज दिया सिग्नल को, तो जो भी आपके ये आर एस आर डब्ल्यू या डेटा पिन्स में आप डेटा भेजोगे ना, ये इग्नोर कर देगी कि मुझे नहीं पता कोई डेटा आ रहा है, टोटली इग्नोर, और प्रोसेस ही नहीं करेगी उसको, कोई भी डेटा को आपके। लेकिन अगर आपने ई के अंदर 1 भेज दिया तो ये वाला सारा डेटा आपका जो भी आप भेजोगे ये उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ये एक तरीके से लॉक करने का काम करेगी आपके, कि या तो एलसीडी को लॉक कर दिया कि जो जितना है बस वहीं लॉक कर दो, अब कोई भी डेटा आएगा तो मुझे आगे प्रोसेस नहीं करना, उसके लिए आप ई में 0 भेज दोगे, नहीं तो 1। अब नेक्स्ट है D0 से लेके D7 तक। अब D0 से लेके D7 मतलब 8, तो हम 8 बिट डेटा भेज सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। 8 बिट मतलब जैसे ए को, अपर केस ए को भेजना है तो एस्की कैरेक्टर में अपने को याद होगा कि कितना होता है 65, तो आप 65 को बिट्स में लिखोगे ऐसे, तो आपका ए टाइप हो जाएगा उसके अंदर, जहां पे भी आपका कर्सर है वहां पे ए टाइप हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर की बात कि आप इसके अंदर 8 की बजाय 4 में भी डेटा भेज के आप डिस्प्ले करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी आठों पिन में भेजोगे D0 से लेकर D7 तक। अब ये सिर्फ 4 केबल लगा के भी D0 से लेके D3 तक या D4 से लेके D7 तक 4 केबल लगा के भी आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो। लेकिन ये टॉपिक अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इसका, कि ये दोनों मोड को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद की पिन है एलईडी प्लस 5 वोल्ट। अब एलईडी के अंदर क्या है कि ये जो आपका बैकलाइट दिख रहा है ना, कि ये थोड़ी सी लाइट दिख रही है आपको, कि लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, तो ये किसके कारण दिख रही है? यहाँ पे एलईडी जो लास्ट वाले दो है ना, ये एलईडी प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड, ये दो पिन इसके अंदर हमको कहीं से भी लगानी है, चाहे आप एक्सटर्नल बैटरी से लगा दो, चाहे रेस्पबेरी पाई से लगा दो, वो आपकी इच्छा है। जब आप इसके अंदर ये लगा दोगे और वोल्टेज पास करोगे तो ये ऑन दिखेगी आपको, नहीं तो वैसे डिस्प्ले तो होगा लेकिन नॉर्मली जैसे आपके कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखता है वैसे डिस्प्ले हो रहा होगा, ऊपर से लाइट नहीं आ रही होगी। मतलब अगर एलईडी के अंदर हमने प्लस 5 वोल्ट यहाँ दिए है तो ग्राउंड वाली नेक्स्ट में देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉसिबल मोड्स ऑफ एलसीडी, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि या तो हम ये 4 बिट मोड अप्लाई कर सकते हैं इसमें या 8 बिट मोड। तो 8 बिट मोड क्या होता है पहले, कि हमारी ये जो डेटा लाइन है ना D0 से लेकर D7 तक, अब इसमें हम पैरेलली डेटा भेजेंगे। कोई भी आपको करेक्टर डिस्प्ले करवाना है ना, तो इन आठों की आठों लाइंस में एक साथ डेटा जा रहा होगा। जैसे हमने ए का अभी एग्जांपल लिया था, तो 0 1 0 0 0 ऐसे करके आठों लाइंस में एक साथ डेटा जाएगा सिंगल ट्रांसमिशन के अंदर। तो इसीलिए फास्टर होगा कि अपने सारा का सारा डेटा एक ही साथ चला गया, तो ये हमेशा 4 बिट वाले से ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि इसके लिए हमें कितनी लाइंस चाहिए होंगी, कितनी वायर्स चाहिए होंगी? 8। और ये 8 की 8 जाके हमारी कहाँ लगेंगी? रेस्पबेरी पाई पे या जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर होगा उसके ऊपर। तो वहां हमें कितनी लाइंस चाहिए होंगी? 8 डेटा लाइन या 8 जीपीआईओ पिंस चाहिए होंगी। तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर के पिंस क्या हो जाएंगी? बीजी। अगर हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 8 जीपीआईओ पिंस इसी पे लगाती तो कम पड़ जाएंगी हमें। तो इसीलिए हम 4 बिट वाले का ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो ऑब्वियसली स्लो होगा इसके मुकाबले, लेकिन यूज वो ज्यादा होता है। इसमें 4 बिट वाले में क्या होता है कि अब 4 बिट को अगर हम कहीं की एक नेम दे तो उसको क्या कहते हैं? जैसे 8 बिट को तो बाइट बोलते हैं, 4 बिट को निबल बोला जाता है। ये निबल, इसको 4 बिट को निबल बोला जाता है। तो इसको हम कोई भी आपको डेटा भेजना है ना, तो दो पार्ट में बांट लेते हैं। 8 बिट को पहले 4 बिट एक, फिर दूसरी 4 बिट। तो कोई भी पहले 4 बिट हम भेज देंगे और फिर दूसरी उसकी 4 बिट बाद में भेजेंगे। तो एक तरीके से 8 बिट उसमें दो पार्ट में पहुंच गए। लेकिन अब इसका फायदा क्या हुआ कि सिर्फ 4 ही पिंस लगेंगी हमारी और जीपीआई पिंस हमारी बाकी फ्री रह जाएंगी। अब इसके मोड के लिए ना हमारे पास कोई कंट्रोल पिन नहीं होती है, जस्ट हम प्रोग्रामिंग से ही इसको चेंज करेंगे कि हाँ जी हम D0 से D3 तक डेटा भेज रहे हैं या D4 से D7 तक डेटा भेज रहे हैं। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग से ही हमारे सेट होगा, कोई और पिन नहीं है इसके लिए कि हम जी 4 बिट वाला मोड यूज कर रहे हैं या 8 बिट वाला। ओके, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 4 बिट मोड के अंदर हमें 4 डेटा केबल्स चाहिए हमारी जीपीआईओ
पिंस के थ्रू। लेकिन अगर हम फिर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी, और हम करेंगे भी आगे जाके, तो हमारे को जीपीआईओ पिंस बड़े बड़ी कम पड़ जाएंगी। कि हमारे हमारे पास टोटल वहाँ पे 26 जीपीआईओ पिंस हैं। उसमें से भी अगर स्पेशल जीपीआईओ पिन जिनका स्पेशल काम है वो हम पढ़ते रहेंगे, तो उनको अगर हटा देना तो सिर्फ 17 बचती है, जो हमारे लिए थोड़ी कम पड़ जाएंगी अगर हम लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जब। हम इसको 4 पिंस की रिक्वायरमेंट को एलसीडी की बदल सकते हैं 2 पिंस रिक्वायरमेंट में, कि सिर्फ 2 ही डेटा केबल्स लगे, 2 ही जीपीआईओ पिंस हमारी बिजी हों, ताकि 2 और जीपीआईओ पिन हमारी फ्री हो जाएं हमारे और प्रोजेक्ट्स के सेंसर्स वगैरह के लिए। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं किसका, I2C या AAIC प्रोटोकॉल का बोलते हैं। सीरियल प्रोटोकॉल क्या हो गया कि अभी तक हमने बात की कि 8 के 8 बिट एक साथ भेज रहे हैं या 4-4 बिट 2 बार में भेज रहे हैं। सीरियल प्रोटोकॉल कहता है कि हम एक एक बिट एक एक टाइम पे भेजेंगे, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। पैरेलली डेटा नहीं जाता, एक ही लाइन में बार बार डेटा भेजा जाता है एक एक करके, एक एक बिट करके। तो ये जो होती है स्लो हो जाती है, इसी कारण लो स्पीड है। ये शॉर्ट डिस्टेंसेज में I2C काम में आती है, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेज से कम्युनिकेट करने पे के काम में आ सकती है। कि मतलब एक ही आपने लगाया 2 केबल्स, 2 केबल्स जीपीआईओ के लिए, और उससे आप मल्टीपल डिवाइसेज को कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उन्हीं 2 लाइंस से। कितनी, 128 को आप कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी आपके सेंसर्स हैं, डिवाइसेज हैं, 128 अगर आपके डिवाइसेज हैं, ये सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों से कंट्रोल हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि 2 एक के लिए, 2 एक के लिए, 2 एक के लिए, नहीं। आपके सिर्फ 2 आप जीपीआईओ पिंस का यूज करेंगे I2C वाली, और उसके थ्रू आप 128 सेंसर्स या फिर डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले, इनको कंट्रोल कर सकते हो। और रास्पबेरी पाई जो है वो सपोर्ट करता है, 2 पेयर हैं उसके, मतलब टोटल 4 जीपीआईओ पिन है, जिससे आप I2C को जनरेट कर सकते हो सिग्नल्स को। ये उसका एक फॉर्मेट रहता है डेटा भेजने का, कि 2 लाइनें होती हैं, 2 पेयर्स हमने देखे, 2 में से हम मेनली एक ही पेयर का यूज करेंगे, वो डिस्कस करते हैं अभी आगे। और उनमें 2 जो जीपीआईओ पिन होंगी ना, उनमें पहली होगी SDA, जहां पे डी आ गया मतलब डेटा। तो एक में डेटा भेजा जाएगा, जितने मर्जी डिवाइसेज हो, लेकिन डेटा इसी लाइन के थ्रू भेजा जाएगा। एक होता है SCL, इसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं सिग्नल को, और डिवाइस सेलेक्ट भी करते हैं कि जी जैसे मैंने ये रेस्पबेरी पाई से डेटा भेजा और कहा कि ये तीसरे जो स्लेव है ना इसके ऊपर जाए, तीसरे सेंसर्स के ऊपर जाए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे HDA में तो डेटा डाल देंगे, और SCL में सिलेक्ट करेंगे इसका कि हाँ भाई तेरे को एक्टिवेट होना है। एड्रेस भी HDA के अंदर जाएगा, एड्रेस HDA के अंदर से जाएगा हमारा, कि हाँ जी डिवाइस 3, हर एक का एक यूनिक एड्रेस रहेगा। ये हो रहा है कि डिवाइस 1 का एक एड्रेस, डिवाइस 2 का एक एड्रेस, डिवाइस 3 का एक एड्रेस। अब मल्टीपल जितने मर्जी डिवाइसेस जोड़ दो, हर एक का एक एड्रेस है। हम डेटा भेजा और उसका एड्रेस भी लिख दिया, और SCL से कह दिया कि हाँ भाई डेटा रिसीव कर लो सारे डिवाइसेज को। तो अब जो एड्रेस मैच करेगा, डिवाइस 1 पे आया, कहता है मेरा एड्रेस नहीं है, उसने इनएक्टिव ही रहा। डिवाइस 2 कहता मेरा एड्रेस नहीं है, मैच नहीं हुआ, तो ये भी इनएक्टिव रहा। डिवाइस 3, जैसे डिवाइस 3 आया तो उसको देखा कि हाँ मेरे नाम से, मेरे एड्रेस से कोई डेटा आ रहा है, तो वो रिसीव करना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही अगर आपके मल्टीपल मास्टर्स हों या मल्टीपल स्लेव्स हों, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन आप सबके साथ कर सकते हो। अभी हमने बात की कि टोटल जो हमारा एड्रेस है वो 7 बिट का होता है, जो हमने अभी सबके यूनिक एड्रेस की बात की, तो 7 बिट के हिसाब से हम 128 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब 128 हमारे जो डिवाइसेज हैं, सेंसर्स हैं, उनको एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ 2 लाइंस के थ्रू। अब ये भी बताया गया कि हर एक का ना एक एड्रेस इंडिविजुअली रहेगा, यूनिक रहेगा। अब क्या होता है कि अगर जैसे हमने ये LCD डिस्प्ले की बात की, जब भी LCD डिस्प्ले एक ही टाइप की खरीदोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि ऑलरेडी एक एड्रेस सेट रहता है I2C के लिए, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। अब हमने 3 एक ही टाइप के खरीद ली,
तो क्या तीनों का एक ही एड्रेस ऑलरेडी सेट होगा उसमें? तो अब अरे हमने तो कहा यूनिक चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप कि उसके ऊपर ना जंपर्स लगे होते हैं। जंपर्स अभी हम डिस्प्ले के साथ बात भी कर लेंगे आगे, अभी आपको बताएंगे। तो अगर आप उन जंपर्स को चेंज कर दोगे ना, तो आपका एड्रेस उसमें चेंज करने की भी फैसिलिटी होती है। कि मीन्स आपने एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट ले लिया, जैसे एलसीडी डिस्प्ले, आपने एक जैसी तीन ले ली, उनके शुरुआत में एड्रेस आई2सी के लिए एक ही रहेंगे, लेकिन आप जंपर के थ्रू आप चेंज भी कर सकते हो उनको, ताकि यूनिक हो जाएं सारे के सारे। तो हमारा जो रेस्पेरी पाई रहेगा इसमें क्या होगा, मास्टर, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है बाकी के सेंसर्स और डिस्प्ले को। तो इस वाले सिनेरियो के अंदर, इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारा मास्टर कौन हुआ, रेस्पेरी पाई। और बाकी क्या हमारा जो डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले, वो क्या हुई, स्लेव डिवाइस, की मीन्स वो उसके अंडर में कंट्रोल में रह के काम कर रही है। अब कि हमने कहा कि दो पेयर हैं हमारे पास रेस्पेरी पाई के अंदर कंट्रोल करने के लिए आई2सी प्रोटोकॉल को। अब इन चैनल्स को क्या क्या नाम दिया हमने, I2C0 और I2C1। अब जो हमारा I2C1 है ना, यही हमारा ज्यादा मेजर काम में आएगा। इसके अंदर हमारे कौन कौन सी पिन है, GPIO2 बोर्ड की पिन नंबर 3, और ये GPIO3 जो बोर्ड की फिजिकल पिन नंबर 5 होती है, मतलब ये वाली दो पिन्स, ये I2C1 चैनल है। बस इसी का ज्यादा यूज करेंगे। जो जीरो वाला चैनल है ना, वो हम एक्टिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली ईईपी रोम्स के अंदर काम में आता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पिन नंबर 27 और 28 पे काम करता है फिजिकली, लेकिन अभी के लिए हम इसको मानते हैं कि ये नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा काम में हमारे आता नहीं है। जब भी I2C की बात करेंगे, हमारे कौन सी दो पिन्स काम में आएंगी, ये वाली फिजिकल पिन नंबर 3 और 4, मतलब जीपीआईओ, सॉरी, फिजिकल पिन नंबर 3 और 5 मीन्स GPIO2 या GPIO3, इन दोनों पे काम लगेगा। GPIO हमारी 2 कौन सी होगी, SDA, इसके थ्रू डेटा जाएगा। और GPIO3 इसके अंदर हम कंट्रोल सिग्नल भेजेंगे, SCL। ओके, अब हम जस्ट इसके GPIO2 और 3 पे हम डायरेक्ट पिन लगा के ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर सकते हैं अपने I2C प्रोटोकॉल का। अभी इसके लिए हमारे ना थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है रेस्पेरी पाई ओएस के अंदर। बाय डिफॉल्ट ये GPIO का काम करता है, लेकिन अगर I2C प्रोटोकॉल को आपने ऑन करना है, अनेबल करना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट मेन्यू पे गए, प्रेफरेंसेज पे गए, रेस्पेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन पे गए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा पॉपअप में, जिसके अंदर हमें तीसरा ऑप्शन इंटरफेसेज सेलेक्ट करना है, और उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस होंगे। जो I2C वाला है ना, इसको अनेबल कर देना आप। अब इसके बाद आपको रेस्पेरी पाई को रिस्टार्ट करना है, ताकि ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है वो अनेबल हो जाए। अब इसके बाद आपके जो GPIO2 और GPIO3 था ना, वो एज ए I2C प्रोटोकॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे। अब हम इसका सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो सर्किट बनाने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए, रेस्पेरी पाई, 16x2 LCD, और जंपर वायर्स हमें कुछ चाहिए, एक I2C सीरियल इंटरफेस अडेप्टर। कि ये क्या है, ये अभी अब डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि फाइनल सर्किट ऐसा बनेगा। हाँ, हमारा कि हमारे दो तो हमारे पावर केबल्स हमारी यूज हुई रेस्पेरी पाई में से, एक तो 5 वोल्ट वाली, एक ग्राउंड वाली, और एक I2C वाली जो दो थी ना हमारी पिन, GPIO2 और GPIO3, उन दो पिन्स का यूज करके हमने इसको दे दिया डेटा। अब ये जो अडेप्टर है, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये अडेप्टर कहलाता है। कि कई बार हमारे डिवाइसेज, जैसे ये LCD डिस्प्ले है ना हमारी, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे I2C प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर नहीं लगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये अराउंड 30 रुपीज का ये एक इंटरफेस आता है, अडेप्टर आता है एक तरीके से, आप इसको अलग से परचेज कर सकते हो। और ये फिर आप किसी भी ऐसे डिवाइस के साथ लगा सकते हो जो I2C को सपोर्ट नहीं करता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन बाय सॉफ्टवेयर वो कर सकता है। तब आप इसका यूज करके आप उस डिवाइस को भी एज ए I2C प्रोटोकॉल के साथ यूज कर सकते हो, इसलिए ये अलग से आता है इसके। और कई डिवाइसेज में कई LCD, जैसे आप खरीदोगे LCD, उसके साथ बाय डिफॉल्ट होगा, आपको ये अलग से लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब ये वाला हमारा, इसकी एक पूरी स्ट्रक्चर कि इसके अंदर क्या क्या होता है, जो हमारा अडेप्टर है उसके अंदर।
अडेप्टर के अंदर हमारी ये इन 4 पिन्स का ये बता ही रखा है कि वीसीसी और ग्राउंड। वीसीसी में 5 वोल्ट जाएगा, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड वाली केबल जाएगी। डेटा के लिए एसडीए और कंट्रोल सिग्नल के लिए एससीएल। ये 4 हमारी केबल हमारी कहाँ से आएगी? कंट्रोलर से। अब जो हमारी एडजस्ट की डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने वाली, याद होगी कि हमारी फ़ॉन्ट कितनी डार्क होगी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया? एक रोटेट होने वाला एक हैंडल सा दे दिया। अब इसको आप सेट करके आप अपनी कॉन्ट्रास्ट को हैंडल कर सकते हो। कोई अलग से आपको डेटा पिन देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 16 पिन्स दिख रही होंगी आपको, ये डायरेक्ट आपको उसकी 16 पिन्स जो डिवाइस है, जैसे एलसीडी है हमारी, उसके साथ अटैच कर देना है। कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे। जो बैकलाइट जंपर, ये वाला है बैकलाइट जंपर, कि जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन एलसीडी है उसके अंदर लाइट अलग से हमारे जले या नहीं जले, उसके लिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये पावर एलईडी है कि पावर उसके अंदर हमारे चले या नहीं चले। ये 3 जंपर हैं। अब इसके थ्रू आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने यही मान लीजिए कि ये 3 आपने अलग अलग ले लिए सेम कंपनी के, तो तीनों का एड्रेस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? ये वाला 0x3 है, बाय डिफॉल्ट आता है। लेकिन अगर आपने तीनों का यूज करना है एक साथ, तो क्या करोगे? इन जंपर केबल की हेल्प से आप जंपर्स की हेल्प से आप इसका एड्रेस चेंज कर लेना। तो आप एक साथ इनका यूज कर सकते हो क्योंकि यूनिक एड्रेस हो जाएगा तीनों का। अब हमारे अगर यही बता रखा है कि आपके एलसीडी के अंदर I2C अगर डायरेक्टली मॉड्यूल ये फिट होके नहीं आया है ना बाय डिफॉल्ट, तो आपको अलग से लगाना है। कैसे लगाना है? कि ये जो 16 पिन्स बताई थी, इसको डायरेक्ट अटैच कर दो आपकी एलसीडी के साथ, इस तरीके से जंपर केबल की हेल्प से। अब रास्पबेरी पाई लिया, उसकी 5 वोल्ट वाली हमारी जीपीआईओ से इसको वीसीसी को अटैच कर दिया। नेक्स्ट हम ग्राउंड वाली पिन को इसकी ग्राउंड पिन से अटैच कर देंगे। ये अभी I2C के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो हमारी फिजिकल 3 नंबर फिजिकल पिन थी ना, जिसको हमने GPIO2 बोलते थे, उसको हम कनेक्ट कर देंगे एसडीए के साथ डेटा के लिए। अब नेक्स्ट जो फिजिकल पिन हमारी 5, फिजिकल पिन 5 नंबर कैसे होती है? 1 2 3 4 5, फिजिकल पिन नंबर 5 या GPIO 3, इसको हम कनेक्ट कर देंगे एससीएल के साथ, जो कि कंट्रोल सिग्नल पास ऑन करेगी। तो अब हम इसका सर्किट बना के देख लेते हैं। तो सर्किट के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? जंपर केबल्स, रास्पबेरी पाई, I2C सीरियल इंटरफेस अडेप्टर, एलसीडी और ब्रेडबोर्ड। ये हमारा I2C अडेप्टर है जिसकी हमने अभी बात की थी कि अगर आपकी एलसीडी सपोर्ट नहीं करती है डायरेक्ट I2C के, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब मैं इतनी सारी जंपर केबल्स को कनेक्ट करने की बजाय डायरेक्ट ब्रेडबोर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको परमानेंट नहीं रखना है इस सर्किट को। तो मैंने क्या किया, ब्रेडबोर्ड के कंपोनेंट एरिया को के ऊपर I2C को लगा दिया अडेप्टर को, और उसी के साथ ये एलसीडी वाली पिन को मैच करके लगा देता हूँ, ताकि हमें इतनी सारी जंपर केबल्स की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे इसे परमानेंट अभी रखना नहीं है। परमानेंट करना हो तो हम इसको केबल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने उसको पिन्स के साथ मैच करवाया और अटैच कर दिया ब्रेडबोर्ड पे ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। अब एक मैंने ब्लैक केबल ली और उसको I2C की ग्राउंड से लेके रास्पबेरी पाई की ग्राउंड केबल पे लगा दिया, जंपर केबल को। अब सेकंड पिन I2C की VCC में लगाया और इसको रास्पबेरी पाई के 5 वोल्ट वाली पिन्स पे लगाएंगे अपने। अब नेक्स्ट है हमारा कि डेटा केबल। ये हमारे जो हमने बात की थी एचडीए, तो I2C की एचडीए केबल से हम रास्पबेरी पाई की फिजिकल पिन नंबर 3 पे लगाएंगे। अब नेक्स्ट है कंट्रोल, हमारी कंट्रोल वाली केबल SCL। तो I2C के SCL वाले पिन से हम
रास्पबेरी पाई के फिजिकल पिन नंबर 5 पे अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी 2 ही जीपीआईओ पिन्स का यूज़ हुआ। अब जब हमारा सर्किट रेडी है ना, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो इसको अभी हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले ना एक टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उस टूल को इंस्टॉल करने के लिए हम अपना टर्मिनल खोलेंगे और ये वाली कमांड टाइप करेंगे, pip install smbus2। smbus2 क्या करता है, हमें एड्रेस वगैरह जो भी I2C डिवाइसेज होंगे उसको गेट करने का काम में हमारी कमांड्स में हेल्प करेगा। तो जैसे ही आप इसको एंटर दबाओगे ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से smbus2। अब हमारा ये टूल तो इंस्टॉल हो गया, अब लेकिन हमारे पास डिवाइसेज कई सारे लगे हो सकते हैं I2C रास्पबेरी पाई के साथ। अब उनके एड्रेस क्या हैं, ये अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाली कमांड चला दो, sudo I2C detect /y1। अब ये क्या करेगा, आपका एड्रेस दिखा देगा इस तरीके से कि क्या एड्रेस आपका यूज हो रहा है। ये वाला एड्रेस हमें नोट करके रखना है 27। इसी को हम बाद में यूज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब जब हमारा सर्किट रेडी हो गया ना और हमें एड्रेस भी मिल गया कि हमारा एड्रेस क्या है डिस्प्ले का या I2C अडेप्टर का, तो अब हम पाइथन प्रोग्राम लिखना अपना स्टार्ट करेंगे। तो थोनी आईडी खोलेंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, ये अभी अपने लाइन बाय लाइन समझेंगे। लेकिन जो हमारी पहली लाइन है ना, I2C LCD ड्राइवर, इम्पोर्ट LCD, ये वाला जो ड्राइवर है ये GPIO 0 हमें देता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसकी जो फाइल है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूँगा। उसको आपको डाउनलोड करना है। तो जस्ट एक सेम फ़ोल्डर जिसमें ये आप टाइप कर रहे हो ना, ये वाला प्रोग्राम जिसमें सेव कर रहे हो, उसी फ़ोल्डर के अंदर उस प्रोग्राम फाइल को सेव कर देना है, ये वाली ड्राइवर I2C LCD ड्राइवर फाइल को। अब इसके नेक्स्ट कि अब हम क्या कर रहे हैं कि लाइन नंबर 5 में इस ड्राइवर फाइल्स के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट जो क्लास डिफाइन कर रखी है उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं LCD का, जिसका एड्रेस हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, जो अभी हमने लास्ट अभी गेट किया है 27 नंबर कमांड के थ्रू। तो 0 x का साइन और 27, ये एड्रेस इस तरीके से लिख के उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे I2C का। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट 8 नंबर लाइन में कि LCD अंडरस्कोर क्लियर, ये मेथड क्या करेगा कि आपकी मेमोरी के अंदर, LCD की मेमोरी भी होती है अपनी खुद की, तो उसके अंदर अगर कोई डेटा पड़ा है तो उसको क्लियर कर देगा ताकि पहले वाला डेटा अपने को ना दिखे। अब हम क्या कर रहे हैं अगली 11 नंबर लाइन में हम दिखा रहे हैं LCD स्ट्रिंग कि एक स्ट्रिंग जो भी हम ASCII कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर्स भेजेंगे वो ऐसा दिखा देना। कौन सी लाइन में, 1 नंबर में। 1 नंबर लाइन में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, इंडियन रोबोटिक्स लिखा हुआ। अब अब इसके नेक्स्ट लाइन में LCD स्ट्रिंग मेथड वही है, लेकिन हम दिखा रहे हैं इंडियन रोबोटिक्स के बाद वाला पार्ट डिवीजन कुछ स्पेसेस के साथ। कौन से नंबर के लाइन में, 2 नंबर लाइन में, क्योंकि LCD के अंदर 2 लाइन्स होते हैं। इसका आउटपुट अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। 3 सेकंड तक हमने यही डिस्प्ले करवाया। अब इसके बाद हमने LCD को फिर से क्लियर कर दिया। अब ये हमने एक कस्टम कैरेक्टर को डिफाइन किया है, जो क्या है कि एक ASCII कैरेक्टर नहीं, हम कस्टम कैरेक्टर का भी एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करना है। ये क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ये अभी हम इसके जस्ट बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे ही कैरेक्टर को टाइप कर लेना। अब इसको भी हमने अगर शो करवाना है तो इसके लिए एक इसी ड्राइवर फाइल में एक मेथड बना हुआ है LCD डिस्प्ले कस्टम कैरेक्टर। उसके अंदर हमने तीसरा नंबर पोजीशन, लाइन नहीं है, ये कैरेक्टर की पोजीशन है कि वहां पे दिखा दो कि कस्टम कैरेक्टर ऑन स्पेसिफाइड पोजीशन, कि पहली लाइन में कौन से नंबर पे, 0 1 2 3, मतलब 4th पोजीशन पे दिखा दो। तीसरे नंबर इंडेक्स 4th पोजीशन पे इसे दिखा। तो चलो अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। तो ये इंडियन रोबोटिक्स डिवीजन हमें 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद ये एरो का साइन आएगा, जो हमने कस्टम साइन बनाया था, कस्टम कैरेक्टर बनाया था, ये वो है। अब हम देखते हैं कि हमने वो कस्टम कैरेक्टर जो अभी डिस्प्ले करवाया वो एक्चुअली वो बाइनरी डेटा आया कैसे हमारे पास। तो इस तरीके से आप वैसे कोई भी तरीके का कस्टम कैरेक्टर आप अपने आप बना सकते हो। जैसे कोई स्माइली फेस बनाना हो, कुछ बनाना हो,
ये म्यूजिक का, स्पीकर का आइकन, जैसे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन ये बनाना कैसे है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एलसीडी की स्ट्रक्चर जानने की जरूरत होगी कि एक करेक्टर डिस्प्ले कैसे होता है। तो एक सिंगल करेक्टर भी 5 बाय 8 की मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होता है। जैसे अपने पिक्सेल्स होते हैं सेम वैसे का वैसे ही, कि एक करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए 5 कॉलम्स होते हैं और 8 रो। तो ये आप इसके पिक्सेल्स मान सकते हो। तो इन्हीं के थ्रू आपका कोई भी कस्टम कैरेक्टर जनरेट होता है। तो अगर आप इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए 5 बाय 8 का, और आपको अगर बाइनरी डेटा गेट करना है कि कौन कैसे कैसे अपने को भेजना है, तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसा बॉक्स बनाया 5 बाय 8 का, ऐसा एक करेक्टर बनाना है। तो मैंने क्या किया, उन उनको डार्क कर लिया जिन जिनको मेरे को एज ए ब्लैक करेक्टर में दिखाना है, और बाकियों को मैंने लीव कर दिया। जो ग्रीन वाले हैं मैंने उनको कुछ नहीं छेड़ा। अब जब मैं इसकी बाइट बाइट में बनाने जाऊंगा, तो जो हमारे डार्क हैं वहां पे 1 रिप्लेस कर दूंगा और बाकियों के लिए 0 छोड़ दूंगा। जैसे इस वाले रो की बात करें तो 0 1 1 1 0, ये आ गया अपना 0 1 1 1 0। सेम इस रो के लिए भी, इस रो में आएंगे तो 0 0 1 0 0, ये आ गया 0 0 1 0 0। इस तरीके से आप अपना बाइट को प्रिपेयर कर सकते हो। जो अपने कस्टम करेक्टर उसमें भेजेंगे उस वाले फंक्शन के अंदर, ये आपका तैयार हो जाएगा कोड। लेकिन अगर आपको ये भी मतलब ड्रॉ करना और ये मतलब डिफिकल्ट लगता है, तो ऑनलाइन टूल्स भी हमारे पास से अवेलेबल है। जैसे मैं इसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें क्या होगा कि ऐसे ही सेम बॉक्स मिलेगा आपको, आपको जस्ट क्लिक करना है जो जो आपको ब्लैक करना हो, और उसका बाइट कोड आपको साथ के साथ मिल जाएगा, जो आप कॉपी पेस्ट करके उस फंक्शन के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया था प्रोग्राम में, उसके अंदर भेज सकते हो। तो इसके थ्रू आप ये वाला जो कोई भी करेक्टर बनाना चाहो ना ऐसे, तो आप बना सकते हो। या आप इनके अलावा भी कोई जैसे 4 5 करेक्टर स्पेस का यूज करके भी कोई एक साथ दिखाना चाहते हो, तो वो भी दिखा सकते हो। तो ये पूरी फ्रीडम हमारे पास है। अब हम आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी सेंसर के साथ। बाय बाय।